आजकल जो है ना, जो कैरियर ऑप्शन आते हैं वो मनी ओरिएंटेड ज्यादा हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग आना चाह रहे हैं, हर कोई आजकल देखता है कि पैसा किस फील्ड में ज्यादा बिल्कुल है ना। ऐसा ही है। तो इस बारे में क्या है कि फील्ड में कितनी अर्निंग है, क्या स्कोप है इसका, तो इस बारे में थोड़ा अच्छा, गाइड अगर करें। मैं इसको इस तरह डिफाइन बारे में कि डीपीटी की बहुत अच्छी फील्ड है, और मैं चाहता हूँ जो नए बच्चे आए ना वो पहले मालयशिया का वर्ड सुने, सुना है, अच्छा ताकि उनको एटलीस्ट पता चले कि हम इसको डिफेंड कैसे डिफेंड, करना हाँ है। बिल्कुल ताकि बिल्कुल। क्योंकि अगर वो शुरू से डॉक्टर वगैरह सुनते हुए आएंगे, अगर शुरू। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। मेरे साथ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर खुरम फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं फिजियोथेरेपी के हवाले से। जैसे हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन रेज किए थे हमने। तो कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए ना, तो मैंने इन्हें इनवाइट किया है। तो जो लोगों के माइंड के अंदर मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, एडमिशन का भी चल रहा है टाइम, तो डिप्टी का क्या स्कोप है, ये लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्या इनकी पोजीशन होती है, तो एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह एडमिशन होता है, तो उनके लिए मैंने इन्हें आज इनवाइट किया है। तो सर आपको वेलकम करते हैं। पहले थैंक यू तो सो मच आप आए हैं, टाइम निकाला है आपने। बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो ये आप बताएं कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और क्या आप लोग क्या करते हैं। उस्मान भाई, जैसे फिजियोथेरेपी अगर हम बिल्कुल बेसिक समझे ना, फिजियोथेरेपी ऐसा है कि हमने किसी भी पेशेंट को फिजिकली ट्रीटमेंट कर देना है विदाउट किसी मेडिकेशन के, या हम कोई चीज इंसर्ट करके या इंजेक्शन लगाने के बगैर फिजिकली जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी में है। ठीक है। तो आप लोग जैसे लोगों का एक माइंड के अंदर बना हुआ है कि लोग मालशे भी कहते हैं, पढ़े लिखे मालशे भी कहते हैं। अब ये शायद आपको भी बुरी लग रही है। नहीं बिल्कुल, अब तो लेकिन एक आदत हो गई, अब तो आदत हो गई है सुन सुन के। लेकिन यार ये मतलब कि रियलिटी है, एक ये सुनने को मिलती है ये वाली बातें ना। तो इसका क्या है, लोगों की ये मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में, तो क्या क्लियर करेंगे आप। बिल्कुल, मैं इसको इस तरह क्लियर करना चाहूंगा जिस तरह हम भी सबका ख्वाब होता है कि वो एमबीबीएस या बीडीएस करे। हमने भी इसी तरह बिल्कुल टेस्ट किया था एमबीबीएस या बीडीएस का, और हमारा गवर्नमेंट की सीट पे नहीं आया था, और प्राइवेट थोड़ा ना अफोर्डेबल नहीं था। तो थर्ड हमारे पास ऑप्शन हमेशा आ जाता है, या तो फिजिकल थेरेपी या फार्म डी। तो हम इसी तरह जब फिजिकल थेरेपी को चूज करते थे, तो शुरू में हमें भी नहीं पता था फिजिकल थेरेपी होती क्या है। हमें बस एडमिशन मिला, हम आ गए। हमें शुरू में बहुत तंग करते थे लोग, क्योंकि हमारा अगर हम लोग पर्सनली अपना देखें तो जैसा कि आप बोल रहे हैं हम सेकंड बैच हैं, हमारा कोई सीनियर लीडर जो हमें गाइड कर सके कि आप किस फील्ड में आए और आपका क्या काम है। तो हमने शुरू में बहुत मालशिया सुना, लोग कहते हैं बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी में मजाक होता था क्योंकि हम नए आए थे, तो हमने भी उस चीज को नहीं पता था कि हम इसको कैसे डिफेंड करना है, हम इसका आंसर क्या करें। लेकिन विद टाइम जब हम अपनी फील्ड में थोड़ा सा इवॉल्व होते गए, तो हमें पता चला कि फिजिकल थेरेपी है क्या चीज। जिस तरह कोविड का टाइम आया, अगर मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाऊं, तो मेरे एक बहुत अच्छे अली भाई, आप जानते होंगे, हमारे सीनियर थे जो अभी चले गए हैं प्रैक्टिस में। उनको फैमिली के लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए था, कोविड का पेशेंट था, उसकी चेस्ट फिजियो करनी थी। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा था चेस्ट फिजियो मुझे रिक्वायर्ड है, आप अपने किसी सीनियर से पूछ के हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैंने अपने एक फैकल्टी मेंबर से कहा था, हमने एक फिजियोथेरेपी अरेंज करके उनको दिया। फिजियोथेरेपिस्ट वो क्या था, उसकी टेस्ट फिजियो करता था। तो मुझे पता चला कि कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट ने कितनी हेल्प की थी कोविड पेशेंट को उनके चेस्ट क्लियर करवाने में। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई थी कि मैं थोड़ा घबरा भी गया था, क्योंकि बाहर लोगों का जिस तरह मिसकंसेप्शन थी। मैं अपनी फैकल्टी के पास दोबारा गया था, मैंने कहा मैम मुझे तो व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए थी, ये तो मुझे नहीं सही लग रहा। तो मैम ने भी आगे से मुझे हंस के गाइड किया था कि आप पहले फील्ड में जाओ, अपने आप को देखो आप क्या काम करते हो, देन मेरे पास आना, फिर आपको पता चलेगा फिजियोथेरेपी क्या। तो फिर जब मैं एक्सप्लोर करना शुरू किया, अब तो ऐसा होता है कि आप हमें फिजियोथेरेपिस्ट का होना हमें वो ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, क्योंकि अब तो ऐसा अब पता चल गया, क्योंकि अब थोड़ा सा लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, पेशेंट ट्रीट किए हैं, तो जब वो सामने सब कुछ होता है ना, तो फिर अच्छा लगता है कि लोगों में। और फील्ड वही आप देखें, पूरी जिंदगी इसके अंदर रहना है। बिल्कुल, अगर आप उसे वो दिल से ही मुतमईन नहीं है तो पूरी जिंदगी बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। फिजिकल थेरेपिस्ट भी इस हमारे एक मेडिकल टीम का इस तरह का हिस्सा है, जिस तरह सर्जन है, सर्जन अपनी सर्जरी करके चला जाता है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे मौजूद होगा, उसको पता होगा कि क्या प्रोसीजर हुआ है, तो ही वो फर्दर आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा, वरना वो सर्जन की सर्जरी का फायदा ही नहीं। और बाकी ये है कि जैसे हम मेडिकल के अंदर एमबीबीएस वाले भी 5 साल पढ़ाई करते हैं, बीडीएस वाले 4 साल करते हैं, तो आप लोगों की भी पढ़ाई को ड्यूरेशन तो 5 साल ही है ना। बिल्कुल, हमारा ड्यूरेशन भी 5 साल का है, और हमारे सब्जेक्ट भी बिल्कुल आप ही की तरह है। जिस तरह किसी भी फौज में जॉब बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होती है ना, इसी तरह हमारी भी ट्रेनिंग सेम है। मैं फर्दर ये इंक्लूड करूंगा कि हमें तो शायद आप लोगों से हम थोड़े से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे अपने फिजिकल थेरेपी के भी सब्जेक्ट आ जाते हैं। जिस तरह आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम भी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी दोबारा एक और पढ़ते हैं। हम लोग जिस तरह डर्मा भी पढ़ते हैं, हम पीड्स भी पढ़ते हैं। पीड्स हम पहले, जब तक हमें बेसिक नहीं पता होगा, हम उसकी डिजीज कैसे डिफाइन करेंगे। सीपी चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं,
तो इस तरह हमारे सब्जेक्ट और ड्यूरेशन आप लोगों का है ही है, बस हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, आपका एनुअल सिस्टम है। और मतलब कि आपके जो ड्यूरेशन है वो भी कंप्लीट हमारी तरह का ही है, बिल्कुल बिल्कुल जो सेम सब्जेक्ट है है, वो भी सेम, मतलब थ्योरेटिकली सारा थ्योरेटिकली भी सेम है, बल्कि मैं कहूँगा थोड़ा सा हमारा ज्यादा ही है, हमारे सब्जेक्ट काउंट आप लोगों से थोड़े से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये लोगों के अंदर होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर तो लेग पुलिंग होती है ना, और लोगों के माइंड में भी है, जैसे सोसाइटी में लोगों के माइंड में कि डीपीटी वाले अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो इसके बारे में क्या है, आपकी काउंसिल क्या कहती है, क्या लीगल क्या रिस्ट्रिक्शन है आपकी, क्या इसके बारे में जो एचईसी से रिकग्निशन है वो ये है कि डीपीटी और फार्मडी दोनों अपने नाम से पहले प्रीफिक्स में डॉक्टर लिख सकते हैं और सरफिक्स में पीटी लिखेंगे, ठीक है, ताकि डिफाइन हो सके कि फिजिकल थेरेपिस्ट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो आप, मैं ये कहूंगा, आप भले मुझे डॉक्टर ना कहें, बस मुझे खुरम यामीन फिजियोथेरेपिस्ट है वो मुझे ज्यादा सेटिस्फाई है ना आप, मैं अब सेटिस्फाइड हो गया। और मतलब पहले जब आप आ रहे थे फील्ड के अंदर, थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ रहे थे, उस टाइम थोड़ा इशू था आपको कि कंसेप्शन लोगों की भी ऐसी बनी हुई है ना कि वो मालशा वगैरह, वो असल में सारा ये डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे। हमारे सीनियर्स थे नहीं, आप भी आप ही के साथ आए थे जब यूनिवर्सिटी में, तो वो जब यूनिवर्सिटी में हवा चली हुई थी कि मालशा, तो हम उसके साथ फ्लो में थोड़ी शुरू में थोड़ी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन आहिस्ता भी टाइम सेटल हो जाते हैं, हम सेटल हो गए, सब पता चला। ठीक है। अच्छा, और दूसरा होता है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस का क्या सिस्टम होता है कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, प्राइवेट प्रैक्टिस हम ग्रेजुएशन के फौरन बात कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं विद इन द स्टडीज अगर मैं थोड़ी सी इंटर्नशिप्स वगैरह कर लेता हूँ या मैं किसी के साथ अटैच हो जाता हूँ, मुझे काम आ जाता है, तो फिर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मुझे मना नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस के लिए अगर बेहतर है कि मैं ग्रेजुएशन के बाद पहले हाउस जॉब करूँ, किसी के साथ अटैच होकर थोड़ा सा सीखूं, तो मैं कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने थर्ड ईयर से ही अपनी फोर्थ ईयर से शुरू कर दी थी प्रैक्टिस, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक भी कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरी हाउस जॉब भी चल रही है। जैसे कि मैंने देखा हमारी ऑर्थो की रोटेशन होती है, तो आपके जो फिजियोथेरेपी वाले हैं साथ ही होते हैं, क्योंकि वो फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं। 50% जो पेशेंट है ना ऑर्थो के, वो फिजियोथेरेपी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो फिजियोथेरेपी होगी तो बाद में ऊपर चल रहे होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी, जैसे ऑर्थो के अंदर मैंने देखा है चेस्ट थेरेपी, आप देखा है मैंने, अब इसके अंदर है हर बच्चे की फिजियोथेरेपी हो रही है, चेस्ट की, निमोनिया का पेशेंट है उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है, जो भी चेस्ट के मसले के साथ आता है। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो डेली रूटीन के अंदर लोगों को हेल्पफुल है, जो आप हॉस्पिटल में करवाते हैं मोस्टली, आपने देखा हो? हम लोग हॉस्पिटल में जो करवाते हैं ना, हमारा आईपीडी का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओपीडी का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओपीडी में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो अपनी पेन की कंप्लेन से आते हैं, वो पेन जो है न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, उनका ऑर्थोपेडिक भी हो सकता है, मस्कुलर पेन भी हो सकता है। और जो हमारा हॉस्पिटल में सेटअप होते हैं आईपीडी, उसमें हमारा जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है, जो पेशेंट जो बेड रिडन है, तो उसको हमने जो उसकी मूवमेंट्स नहीं हो रही, अगर जो मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्ट है, हम उसको मोबिलाइज करेंगे, ताकि वो फर्दर किसी बीमारी से या किसी, ये ना हो कि अभी इसको सर्जरी, ऑर्थोपेडिक ने सर्जरी की, फॉर एग्जांपल नी की सर्जरी की, नी पे प्लास्टर लगाया हुआ है, तो हमारी कोशिश होगी एटलीस्ट हम एंकल को मोबिलाइज करके रखें, ताकि जब उसका प्लास्टर खुले तो उसको एंकल उसका भारी भारी फील ना हो। तो इस तरह न्यूरो के भी जिस तरह बहुत सारे मसले होते हैं, वो भी हम सारे देख रहे होते हैं। तो तकरीबन हम हर फील्ड में ही हमारा कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, उससे बाद ये आता है कि आजकल जो है ना, जो कैरियर ऑप्शन आते हैं वो मनी ओरिएंटेड ज्यादा है। बिल्कुल। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग आना चाह रहे हैं, हर कोई आजकल देखता है कि पैसा किस फील्ड में ज्यादा है ना, तो उस बारे में क्या है कि इस फील्ड में कितनी अर्निंग है, क्या स्कोप है इसका, इस बारे में थोड़ा अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करूं कि ऐसा है कि हम लोग मनी अगर ओरिएंटेड देखें तो इस फील्ड में लोग कहते हैं, ये सबकी अपनी अपनी सोच है कि इसमें पैसे नहीं है, लोग बोलते हैं मालशा फील्ड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छे खासे पैसे हैं अगर आप दिल से काम करोगे और पेशेंट की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे ना, तो वो जब आपसे पेशेंट खुश होकर जाएगा तो वो इंशाल्लाह 2-3 लोगों को और भी रेफर करेगा। अगर आप उसको काउंसल अच्छा करोगे, तो मैं जिस तरह हूँ, मैं आपको जैसे मैंने बताया, मैंने काफी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी अपनी फैकल्टी मेंबर के साथ, तब मैं उनके साथ अटैच था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ अभी भी, और मैं उस टाइम से करता हुआ आ रहा था। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंसान पे कि वो किस चीज से ज्यादा फोकस करता है। अगर उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली उसको लोग और भी रेफर करेंगे कि यार इसके बाद आप जरूर जाइएगा। अच्छा, उसके बाद जो लोग अभी आना चाह रहे हैं डीपीटी के अंदर, तो वो शुरू में तो उनके माइंड में भी यही आता है ना कि पढ़े लिखे मालशे है या वैसे मालशे वाला,
तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आए, ज्वाइन करें, या जैसे कोई डी फॉर्म है उसमें चले जाएं, या कोई और फील्ड है नर्सिंग या मेडिकल उसमें चले जाएं, इस फील्ड को क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं ऐसा ये कहना चाहूंगा इस बारे में कि डीपीटी की बहुत अच्छी फील्ड है, और मैं चाहता हूँ जो नए बच्चे आए ना वो पहले मालयशिया का वर्ड सुने, ताकि उनको एटलीस्ट पता चले कि हम इसको डिफेंड कैसे करें। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर वो शुरू से डॉक्टर वगैरह सुनते हुए आएंगे, अगर शुरू से उनको हो जाएगा ना, तो वो थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेहनत करें, चीजों को पढ़ें, चीजों में लगें, ताकि उनको पता चले अगर कल कोई उनको मालयशिया वगैरह बोलता है ना, तो एटलीस्ट वो उनको ट्रीटमेंट से जवाब दे सकें कि हम लोग भी कुछ कर रहे हैं जो आप लोग शायद ना कर सकें। क्योंकि उन्हें पता होना कि हमने आंसर क्या देना, ये ना हो कि वो एकदम एक ही दफा सुने तो बंदा पजल हो जाए। इसलिए जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छी फील्ड है, पैसों के हिसाब से भी देखा जाए, आगे अपॉर्चुनिटीज देखी जाए, हमारा फॉरेन में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हम हाईली पेड जॉब्स में आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बाहर। आप जिस तरह स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी की बहुत ज्यादा नीड है, स्पोर्ट्स इंजरीज, और वैसे भी हर किस्म के आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूरोमस्कुलर डिजीजेज हैं, जिस तरह न्यूरोपैथीज हो गई, स्ट्रोक हो गया। आज भी लोगों को इतना स्ट्रोक हो रहा है कि वो सिर्फ मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका एक पैटर्न बनता जा रहा है, हाथ पांव अकड़ रहे हैं, अगर वो इसी फिजियो करवाएंगे तो वो सही भी हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एग्जांपल्स देखी, मैंने अपने सामने देखे पेशेंट आज माशाल्लाह खुद ड्राइव कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। वो स्ट्रोक के पेशेंट है, कोई देख के नहीं बता सकता कि स्ट्रोक के पेशेंट है। तो इसलिए अब आने वाले लोगों पे डिपेंड ये करता है कि वो अपना क्या थॉट लेकर आ रहे हैं, किस तरह आगे जाना है। अगर वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, तो वो इंशाल्लाह इस चीज को समझ जाएंगे। बहुत अच्छी फील्ड है। अच्छा, और दूसरा ये होता है कि जैसे आजकल एक सीरीज चल रही है ना पाकिस्तान से बाहर भागने वाली जी, तो हम जैसे मेडिकल वाले हैं, हमारा एक यूएसएमएलई का टेस्ट है या प्लैब का टेस्ट है, या वैसे ओईटी दे के जाते हैं, तो आप लोगों का क्या प्रोसेस है? अगर बाहर जाने को टेस्ट होता है या वैसे जाते हैं? हमारे ना लाइसेंस होते हैं। जिस तरह यूके में HCPC लाइसेंस है, यूएसए में अलग, हर स्टेट का एक अलग लाइसेंस है, हमें वो लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक लाइसेंस एग्जाम है, उसका एक पार्ट में यहाँ से बैठ कर देना पड़ता है, एक पार्ट वहां जाके प्रैक्टिकल होता है। तो जब हम लाइसेंस क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमें वहां पे प्रैक्टिस करना अलाउ होता है। फिर हम अपनी जॉब सर्च करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी तो हम वहां कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाई के लिए हम हर जगह जा सकते हैं जहाँ पे मास्टर्स हो रहा है। यूके का लाइसेंस लेना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि वहां पे कोई टेस्ट नहीं होता, आपको कुछ डॉलर्स उनकी फीस है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी करके देनी होती है। आप वो जब सब क्लियर कर लेते हो तो वो आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं कि आप यूके में काम कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बाहर थोड़ा सा स्कोप हमारा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रॉपर टीम्स होती हैं। न्यूरो की टीम होगी तो वहाँ पे भी एक फिजियोथेरेपिस्ट होगा, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी आपका फिजियोथेरेपिस्ट होना लाजमी है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज होती हैं। और वो लोग समझते भी हैं, जो फिजियोथेरेपी है ना उसकी इंपॉर्टेंस को समझते भी हैं। हमारे वाले लोगों वाला शायद उनके पास कंसेप्ट नहीं है कि जो मालशे वाला कंसेप्ट है। ठीक है, चले क्वेश्चन तो मोस्टली तकरीबन पूरे हो गए हैं, तो एंड पे आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, कौन सी एक्सरसाइज इन्हें डेली रूटीन के अंदर करनी चाहिए टू बी फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट कम से कम ना डेली वॉक जरूर करनी चाहिए। ठीक है, वॉक बहुत जरूरी है। वॉक करने से हमारा जो शुगर लेवल है बॉडी का मेंटेन रहता है। हमारे तकरीबन जो वॉक करने से मसल्स है ना वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, हम थोड़े से आलसी हो गए हैं, बाइक या गाड़ी के आदी हो गए हैं। हमारे यहाँ पे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का बहुत इशू रहता है, इससे ये चीजें बहुत मेंटेन रहती हैं। और कम से अगर तो जिम जा रहे हैं, मेरी तरह कोई यंगस्टर्स हैं, अगर वो जिम जा रहे हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ना सिर्फ फिटनेस के लिए जिम जरूर है। अगर जिम नहीं जा रहे, घर पे ही हैं, तो कोशिश करें लिफ्ट ना यूज करें इस एज में, स्टेयर्स यूज कर लें, वो ज्यादा अच्छी बात है। और शाम के टाइम वॉक कर लें, थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेला करें, कोई भी स्पोर्ट्स वो खेलें, थोड़ा सा अपने आप को किसी ना किसी एंगेज रखें, फारिग ना बैठे। और अगर जिस तरह लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या बैठे रहते हैं, तो वो अपना पोस्चर सही रखें, क्योंकि आजकल बहुत यंगस्टर्स में बैक पेन का बहुत इशू आ रहा है, क्योंकि वो कोविड ने सबको आदी बना दिया था घर में बैठ के काम करने का। और सर्वाइकल का इशू आ रहा है, क्योंकि वो गलत पोस्चर में लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को देखें, थोड़ा सा इस चीज को स्टडी करें, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मिनिमल, भले अपनी बॉडी की जो स्ट्रेचेस होते हैं नॉर्मल, हर बंदा किसी ना किसी तरह वो स्ट्रेच कर ले, तो ये एडिशन रखे। पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेट रखे अपने आप को, तो ये थोड़े बेसिक हैं। तो एटलीस्ट ये चीजें जरूरी है, कम से कम बता रहा हूं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अच्छी बात है, जितना अपने आप को फिट रखना चाहिए। ये हमारे मुआशरे में लोगों का है कि वो अभी 30 साल के होते हैं तो वो 40-50 साल के लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो फिट नहीं रखते ना हमारे लोग। बाहर आप देखेंगे वो मोस्टली अपने ऊपर काम करते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो वो अगर वो 40 के होगा तो वो 30 का लगेगा। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने खुद देखा है कि 18, 19 साल के लड़कों को शुगर डायबिटीज हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी खुराक इतनी ज्यादा है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। उसके बाद मूवमेंट तो है ही ना, सिर्फ गाड़ी में आना, गाड़ी में जाना, एसी में रहना, तो वो उनको इतनी जल्दी शुगर हो गया।
कि वो मैं देख के हैरान हो गया, उसकी एज मेरे से भी कम है, उसको शुगर अभी से बिल्कुल होती है। सही है। तो आगे उसका क्या होगा जाके, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज बहुत बुरी चीज है। बहुत जरूरी, और ये तो ब्लड लाइफ प्रेशर लॉन्ग है, साथ आपके चलने वाला। साइलेंट किलर है ये, आपको साइलेंट पता भी नहीं चलेगा क्या कर देगा। तो इससे थोड़ा सा अपने आप को जितना महफूज रख सकते हैं रखें, और कंसल्ट जरूर कंसल्ट करते रहे जरूर किसी ना किसी तरह ना, किसी बंदे से जो जिस फील्ड का है करें। उससे जरूर कुछ ना कुछ कंसल्टेशन कंसल्ट रहे, ताकि आपको एक पाथवे मिलता जाए। बात में मिलता है। तो चलें सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला है, आप आए हैं। लोगों के कुछ थैंक यू। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों के कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर आपने कोई फिजियोथेरेपी करवानी है तो सर के पास जा सकते हैं, तो मैं इनका कार्ड डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग जाना चाहें फिजियोथेरेपी के लिए सर से मिलना चाहें तो जरूर मिलिएगा। तो सर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आई रियली रिकमेंड हिम। तो सर आप कुछ एंड पे मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को, अपनी तरफ से कुछ भी मैसेज देना चाह रहे हैं न्यू जनरेशन को? बस यही है, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाला और सुना। एंड में मैसेज में यही देना चाहूंगा कि थोड़ा वो जिस तरह उस्मान भाई हैं बहुत मेरे स्टार्ट से ही हम लोग बहुत साथ हैं, तो बिल्कुल। जिस तरह ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, तो प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने आने वाले दोस्तों में थोड़ा शेयर शेयर कर दें, करें, हाँ बिल्कुल। ताकि जो एक मैसेज है ना जिस तक पहुंचना चाहे वो पहुंच जाए। क्या पता कोई ना कोई हमारी बातों से थोड़ा बहुत उसको फायदा हो फायदा जाए। हो, यानी बिल्कुल मेरा भी यही, मैं ये जो मैं वीडियो वाला काम शुरू किया, ये सिर्फ इसी एक माइंडसेट के साथ किया है, किसी एक की भी भलाई हो जाएगी तो ना वो दुआएं देगा बंदा बिल्कुल, आपको। आपने बहुत अच्छा किया था, एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस मिल अवेयरनेस रही है। मिलती अब रहती है। आज क्या पता आपकी वीडियो से शायद किसी को हाँ, थोड़ा बहुत फिजिकल थेरेपी के थेरेपी बारे का में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा शुरू किया, हमारी नेक तमन्नाएं और हाँ, दुआएं नहीं नहीं, आपके साथ हैं, इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह अल्लाह तो खैर करेंगे। उस्मान भाई को बिल्कुल सपोर्ट करें और इनके थोड़ा इनका साथ दें, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो और सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह निगहबान। थैंक यू।